हेलो। ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है? आवाज चलिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे वेव के इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझाता हूं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम से रूबरू कराता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आपके सामने समस्या आपको दिखेगी। समस्या ये है कि किसी सोर्स से निकलने वाली वेव जब चलती है, ये है आपका ओरिजिन, और जब वेव यहां से चलती है तो वेव चलती 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 आगे तक पहुंच जाती है ऐसे। अब x बराबर 0 पर मौजूद जो पार्टिकल है, जो कण है, ये क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है ना। ये भाई हर कण दोलन ही तो कर रहा है। यहाँ पर ये अपनी जगह पे दोलन कर रहा है, ये अपनी जगह पे दोलन कर रहा है, ये कण अपनी जगह पे दोलन कर रहा है। आप जानना चाहते हैं कि जब यहां पर मौजूद, यानी x बराबर x पर मौजूद कोई कण किसी क्षण t पर उसका y दिशा में जो विस्थापन है वो कितना है, ये आप यहां से जानना चाहते हैं। तो आप एक बात यहां पर ये जानते हैं कि इसका y दिशा में जो भी विस्थापन यहां पर है, ये वास्तव में जो y दिशा में विस्थापन आया है, ये जो y दिशा में इसका जो भी विस्थापन आया है, अब आप ये देखो ना कि ये तरंग आई तो कहां से है? आई तो मूल बिंदु से है ना। तो ये जो विस्थापन है, ये t बराबर या x बराबर 0 पर ये कुछ ऐसा रहा होगा, हाँ या ना? x बराबर 0 पर ये स्थिति कुछ ऐसी रही होगी, और ये यहां से यहां तक जब पहुंचा है तो यहां से यहां तक इसने कितनी दूरी तय की है? x। किस वेग से? v वेग से। और यही समान आकार, यही सेम टू सेम ये तरंग का ये जो प्रारूप है, यही तरंग का प्रारूप यहां से चलकर, बिल्कुल यहां से चलते 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 उस किसी क्षण पर यहां पहुंचा है। तो यहां से यहां तक जो ये संचरित होकर आया है, इस संचरण में अपने को ये विस्थापन विस्थापन यही सेम टू सेम यही है जो यहां पर है, क्योंकि कण यहां भी इसी ऊंचाई पर है जितना ऊंचाई पर यहां है। बस आपको ये पता करना है कि यहां से यहां तक आने में इसने कितना समय लगाया है। सही बात। तो आप ये जानते हैं कि अगर अभी को इस क्षण पर समय t हो रहा है, तो जब ये ऊर्जा यहां से आई होगी, आई कहां से ये ऊर्जा? मूल बिंदु से तो आई है ना यहां तक, t समय तक। तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा, वो समय कितना लगा? x बटे v, हाँ या ना? अब आपको यहां पर ये सोचना है कि x दूरी पर, यानी यहां पर जो ये ऊर्जा है, ये यहां से आई है, यहां से यहां तक संचरित होकर आने में समय x बटे v लगा है। तो अगर अभी घड़ी में समय t हो रहा है, तो इस क्षण पर घड़ी में समय कितना हो रहा होगा? t माइनस एक्स बटे वी। क्यों? क्यों? बात तो सुनना। रुको एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। t माइनस एक्स बाई वी क्यों? क्योंकि बेटा यहां से जब ये चलकर यहां तक आया है तो इससे समय लगा होगा ना कुछ, मान लो 2 मिनट लगे। अभी घड़ी में मान लिया 1 बज रहे, अभी घड़ी में मान लो 1 मिनट,
और यहां से यहां तक आने में मान लिया 2 मिनट लगते हैं। तो आप जानते हैं ना कि ये ऊर्जा, ये तरंग यहां मूल बिंदु पर कब रही होगी? 12:58 पक्का ना? 12:58 हाँ कि ना? तो मैं कहता हूं कि उस 1 बजे को क्या मान लो? टी। क्या कहा मैंने? उस 1 बजे को क्या मान लो? टी। और इस 2 मिनट को क्या मान लो? एक्स बाई वी। इस 2 मिनट को क्या मान लो? एक्स बाई वी। तो यहां एक्स बराबर 0 पर समय कितना मिल जाएगा? टी माइनस एक्स बाई वी। तो आपको क्या समझ आया यहां से? आपको समझ आता है कि कोई भी कण जो भी यहां पर इस तरंग में मौजूद है, कोई भी, ये सब आ यहीं से रहे हैं। किसी भी क्षण पर आपको पता करना है, किसी भी एक्स और किसी भी टी पर, तो एक्स और टी को आप यहां पर एक्स बराबर 0 पर क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर 0 पर आप इसे लिख सकते हैं टी माइनस एक्स बटे वी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कण कितना दूर है, वो कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका किस समय पर आपको ये निकालना है। आपको सिर्फ ये करना है कि जिस समय पर आप उसका विस्थापन y जानना चाहते हैं, ये सब चीजें आप कहां पर ज्ञात कर ले? उस मूल बिंदु पर ज्ञात कर ले। बस समय क्या रख दे? t माइनस एक्स बाई वी रख दे। और आप जानते कि यहां पर मौजूद जो कण है वो कौन सी गति कर रहा है? सरल आवर्ती गति। तो x बराबर 0 पर जो कण का विस्थापन y है, उसे आप क्या लिख देंगे? a साइन ओमेगा टी। एसएचएम की यही समीकरण है ना। x बराबर 0 पर क्या लिख देंगे? y बराबर a साइन ओमेगा टी। बस t की जगह आपको क्या रखना है? t की जगह पे आपको रखना है साइन ओमेगा, और t की जगह पे आपको रखना है t माइनस एक्स बाई। क्योंकि t वास्तव में क्या है? t वो वाला t है जो x बराबर दूरी पर, x दूरी पर किसी कण के समय की आप किसी कण के लिए बात कर रहे हैं। x दूरी पर किसी समय t पर किसी कण के लिए आप बात कर रहे हैं, और किसी समय t पर आपको क्या करना पड़ेगा? इस t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रखना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल गया? विस्थापन y मिल गया। कण का विस्थापन y मिल गया, जहां a क्या है? कण का आयाम। और इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो y बराबर a साइन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ओमेगा एक्स बाई वी। तो ये हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी, और इस ओमेगा बाई वी को क्या लिख देते हैं? हमने ये जाना है कि v बराबर ओमेगा बाय के। तो ओमेगा बाय वी इज इक्वल टू के। तो ओमेगा बाई वी को क्या लिख दिया जाएगा? के। और ये समीकरण आ जाएगी तरंग की समीकरण। तो ओवरऑल आपको यहां से y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्वेश्चन में होगा बेटा t, जो अज्ञात होते हैं ना वो आपको ज्ञात नहीं करने। अज्ञात तो हमेशा सवाल में दिए जाएंगे। आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि किस x पर और किस समय पर आपको विस्थापन ज्ञात करना है ना। सारी चीजें अपने को ज्ञात नहीं करनी। जो अज्ञात राशियां हैं, जो चर है ना, यहां पर आपको मैं बता देता हूं, t व x, ये क्या है? चर है।
ठीक है, तो यहां से हमने यही चीज जानी है कि जब तरंग संचरित होकर आगे आती है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है, तो किसी बिंदु P पर जो कण का विस्थापन आप लिखना चाहते हैं वो कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं। मूल बिंदु O से उस P की दूरी अगर x है और तरंग का वेग v है, तो O से P तक जाने में जो समय लगता है वो x बाई वी लगता है। तो बिंदु O पर आप जो समीकरण लिखेंगे वो बिंदु O पर समीकरण हो जाएगी y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस टी डैश का मान x बाई वी। तो अपनी किसी भी समय t पर और किसी भी x पर जो समीकरण बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, और उसी को अपन लिख देते हैं y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। एक चीज और यहां से अपन देखते हैं कि यदि ये तरंग इस तरफ संचरित हो रही हो पीछे माइनस एक्स दिशा में, हो सकती है ना, हो सकती है तरंग तरंग संचरण की दिशा जरूरी थोड़ी ना हमेशा प्लस एक्स ही हो। अगर तरंग माइनस एक्स दिशा में संचरित हो रही है तो आप देखिएगा कि यहां पर होगा x बराबर 0, यहां होगा x बराबर x, और यहां मान लो t है, तो यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा x बाई वी। तो अगर अभी समय t है तो मूल बिंदु पर पहुंचने में समय कितना लगेगा, उल्टा जाना है, अभी उल्टा जाना है बेटा। तो पहले आप t बराबर t समय पर हो, और जब आपकी तरंग मूल बिंदु पर पहुंचेगी, बिल्कुल सही बात, t प्लस एक्स बाई वी। उल्टी बात हो गई ना, देखो ध्यान से कि पहले तो क्या था कि 1 बज रहे थे, आप मूल बिंदु से जब निकलकर आए तब कितने बज रहे होंगे, तो आपने कहा 12:58, क्योंकि वहां से वहां तक आने में हमने माना कि 2 मिनट लगते हैं। तो मूल बिंदु से जिस क्षण पर आप निकले होंगे उस क्षण को आपने कह दिया कि 12:58 घड़ी में हो रहा होगा। अभी अगर आप उल्टा जा रहे हैं, अभी अगर आप उल्टा जा रहे हैं और अभी 1 बज रहे हैं, तो वहां मूल बिंदु पर पहुंचते पहुंचते जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:02। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब आप ऋणात्मक दिशा में जा रहे होते हैं तो जो समय का प्रतिस्थापन है वो किससे करना पड़ेगा, t प्लस एक्स बाई वी से। इसका मतलब मैं यहीं पर शॉर्ट में लिख देता हूं, मैं यहीं पर शॉर्ट में लिख देता हूं, यदि तरंग माइनस एक्स दिशा में जा रही हो तो जो समीकरण आएगी y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगी, हाँ या ना? दीपेश कह रहा है तब तो कलाकोण भी होगा। बेटा कलाकोण जो होगा वो सवाल अपने आप दे देगा, कलाकोण अपने बस की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, कलाकोण इसलिए अपने बस की बात नहीं है कि t बराबर 0 पर तरंग कितना प्रारंभ से चल चुकी है ये हम हमारे लिए जानना संभव नहीं है। जैसे एसएचएम में भी तो यही था ना कि कितना कलाकोण वो पहले से चल रखा है ये हमारे लिए जानना संभव नहीं था, ये सवाल बताएगा तो हमें पता लगेगा। सवाल कह देगा कि कर्ण ने 30 डिग्री पहले से चल रखा है तो हम उसको मान लेंगे, सवाल ने कह दिया कि 150 डिग्री पहले से चल रखा है तो हमने उसको मान लिया। ये चीज हम पता नहीं कर सकते। t बराबर 0 पर गति कहां से प्रारंभ होगी ये सवाल बताएगा, अन्यथा हम जान नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां से आपको अब जो जनरल समीकरण है ना प्रगामी तरंग की, वो ये है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये फाई कौन बताएगा बेटा, फाई क्या है पहले तो ये लिख लेते हैं, प्रारंभिक कलाकोण है।
ये कौन बताएगा? सवाल बताएगा। ये जो प्लस और माइनस का सीन है ये क्या बताता है कि जब यहां पर बीच में माइनस चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह का मतलब तरंग प्लस एक्स दिशा में संचरित है, और जब यहां पर प्लस चिन्ह होता है तो प्लस चिन्ह का मतलब माइनस एक्स दिशा में तरंग संचरित है। हाँ या ना? ए क्या हो जाएगा? आयाम। और y क्या हो गया? कण का विस्थापन। और x और t क्या है? चर है ये। तो हम यहीं से इसीलिए लिखते हैं कि जब तरंग पॉजिटिव x दिशा में संचरित हो रही हो तो समतल प्रगामी तरंग की समीकरण ये बनेगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और जब तरंग यहां से ऋणात्मक x दिशा में संचरित हो रही हो तो समतल प्रगामी तरंग की समीकरण बनेगी y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। समतल प्रगामी तरंग का क्या मतलब है? तो बेटा ध्यान से समझिएगा कि ऐसी तरंग जो लगातार दूर से दूर तक फैलती चली जाएगी बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रोक टोक के, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रगामी तरंग। समतल प्रगामी तरंग का क्या मतलब है कि जब तरंग का आयाम नियत बना रहता है, उसका आयाम कम ज्यादा नहीं होता, तो उसे समतल कहते हैं। तो ये हो जाएगी समतल प्रगामी तरंग की समीकरण। ठीक है बात? आगे चल के मैं ये सिखाऊंगा कि समतल का और डिटेल में क्या मतलब है। ठीक है, आगे चल के सीखेंगे। ओके, तो अभी तो आपने जनरल समीकरण पकड़ ली, फटाफट से इस जनरल समीकरण को पढ़ लो। और दिशा, कौन सी दिशा में संचरण पर कहां प्लस आता है कहां माइनस आता है, इसको गौर से देख लो। ओमेगा टी ये आपने देखा, उसके बाद अंतर सिर्फ आएगा एक तो प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस जहां आए वहां समझ जाना कि ऋणात्मक दिशा में तरंग संचरण, और जहां माइनस आए वहां समझ जाना धनात्मक दिशा में तरंग संचरण। फाई क्या होगा ये सवाल दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी और बढ़िया डिटेल, ये नोट बड़ा प्यारा सा नोट है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन काफी सारी आ जाती है। इस नोट से आपके जो 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 कठिन सवाल या जहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ओमेगा टी और के एक्स दोनों के समान चिन्ह है तो तरंग ऋणात्मक एक्स अक्ष में संचरित हो रही हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओमेगा टी प्लस के एक्स हो, या इस तरीके से गणितीय रूप में माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, यानी दोनों प्लस और दोनों माइनस अगर है तो फिर हम ये समझ जाएंगे। काफी बार ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए वो ओमेगा टी के एक्स इनको नेगेटिव भी दे देता है। तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उस स्थिति में जो तरंग संचरित होगी वो किस दिशा में होगी? माइनस एक्स दिशा में। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा यह है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? धनात्मक एक्स दिशा में तरंग संचरित होगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि मैथमेटिकली क्या होता है, कभी कभी वो ओमेगा टी और के एक्स को, यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स को माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख देता है।
तो दोनों का मतलब हमें सेम ही समझना है कि ये -x दिशा में तरंग संचरण को व्यक्त करने वाली कंडीशन है। और जब ओमेगा टी माइनस के एक्स यानी प्लस एक्स वाला है, इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी भी वो लिख देता है, ये भी अपन समझ जाएंगे कि ये भी प्लस एक्स दिशा में तरंग संचरण की बात कर रहा है। कलाकोण अपन समझ ही गए। कलाकोण ये वो राशि है जो कंपन करने वाले कण के बारे में समस्त जानकारी देती है ना, ये कलाकोण होता है। और प्रारंभिक कलाकोण उसमें से क्या होता है? प्रारंभिक कलाकोण होता है कि जब t बराबर 0 x बराबर 0 पर सवाल के अनुसार जो कलाकोण दिया जाता है वही प्रारंभिक कलाकोण कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहां प्लस कहां माइनस है उसके अनुसार कब प्लस x दिशा में संचरण है, कब माइनस x दिशा में संचरण है, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि जब ओमेगा टी और के एक्स दोनों के समान चिन्ह है तो तरंग -x दिशा में संचरित होगी। ठीक, जैसे जैसे पहले वाले पार्ट में आप देखिए, इसमें अपने से तरंग की प्रवृत्ति पूछी है। अब देखिएगा, बड़ी प्यारी सी बात है और बहुत शानदार सी बात है। तरंग की प्रवृत्ति मतलब अपने को बतानी है कि तरंग यहां पर किस दिशा में संचरित हो रही है, कणों के किस दिशा में कंपन हो रहे हैं, और अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है, ये हमें यहां से डिसाइड करके बताना है। तो सबसे पहला आप यहां पर ये देखेंगे इस चीज को, इसको देखो, क्या दोनों के चिन्ह समान है कि अलग अलग है? एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब तरंग संचरण की दिशा, तो तरंग संचरण की दिशा यहां क्या लिखा हुआ है? x। तो किस दिशा में तरंग संचरण होगा? x दिशा में। ये kx किस बात को बताता है? ये kx यानी जो तरंग संचरण की दिशा है वो x है। अब x में प्लस है कि माइनस है वो हम किसको देखकर बताते हैं? x में प्लस है कि माइनस है ये हम किसको देख के बताते हैं कि दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग है तो वो डेफिनेटली प्लस x डायरेक्शन में संचरित होने वाली तरंग है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दूसरा यहां पर है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कण के कंपनों की दिशा। तो कण की कंपनों की दिशा इसको देख के पता लगेगी ना, ये आगे जो लिखा हुआ है ये बताएगा कि कण के कंपन किस दिशा में है? वाय दिशा में है। तो कण के कंपनों की दिशा वाय दिशा में है। और यहां से आपको समझ आता है कि यहां तरंग संचरण जो है वो प्लस x दिशा में है, कण के कंपन जो है वो y दिशा में है। हाँ या ना? तरंग संचरण की दिशा x अक्ष की दिशा में है, कण के कंपनों की दिशा y दिशा में है। तो कण y दिशा में अगर कंपनित है, तरंग x दिशा में संचरित है, तो VOP वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन DOP क्या है? लंबवत। और लंबवत है तो उस तरंग की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ। बोलो। इसको देखो, दूसरे को, दूसरे को देखो। दूसरे को देखो, तरंग संचरण किस दिशा में है? वाय। अब y में प्लस या माइनस, तो एक यहां पर प्लस है एक माइनस है, और अगर विपरीत चिन्ह है तो ये आ जाएगा प्लस y। तो हम कह सकते हैं तरंग संचरण मान लो इस दिशा में, y दिशा में तरंग संचरित हो रही है, और कण के कंपन किस दिशा में है? y दिशा में। है कि नहीं है? तो कण के कंपनों की दिशा और तरंग संचरण की दिशा दोनों सेम है।
यानी वीओपी और डीओपी क्या है, समांतर है, और समांतर है तो तरंग कैसी होगी, अनुदैर्य। आया ना। ये बाकी सी और डी अभी तुरंत सॉल्व कर। सी वाले में देखो, क्या यहां पर जेड लिखा हुआ है, और क्या दोनों माइनस माइनस है, और दोनों माइनस माइनस, तो क्या समझ में आया था कि माइनस जेड दिशा में तरंग संचरण, डीओपी। और कण का कंपन किस दिशा में, वाई दिशा में। यानी वीओपी, वीओपी वाई दिशा में, और वाई और जेड अक्ष एक दूसरे से लंबवत होती या नहीं होती। भाई वाई अक्ष और जेड अक्ष एक दूसरे से लंबवत होती है ना बेटा, होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये अनुप्रस्थ। चौथे वाले के लिए बात करें, दोनों प्लस और एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो क्या हो गया, माइनस एक्स, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ये क्या हो जाएगा, एक्स। यानी माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जाती तरंग है और कणों के कंपन इस तरीके से है, तो ये क्या हो जाएगी, यहां से इसकी प्रकृति अनुदैर्य। ठीक है बात, आगे देखिएगा। काफी सारी बात, काफी बार क्या होता है, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है
इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखा जरूर है महत्वपूर्ण बिंदु, पर ठीक है। आप इस समीकरण को गौर से देखो बेटा, क्या नजर आ रहा है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और फिर हमने यहां पर लिखा, कभी को पूछ लिया जाता है कि t बराबर 0 पर ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो जैसे ही आप t की जगह क्या रखते हैं बेटा, 0, जैसे आप t की जगह पे क्या रखते हो, 0, तो क्या हो जाएगी समीकरण, y बराबर a साइन माइनस के एक्स। भाई t तो 0 हो गया ना। और a साइन माइनस के एक्स का मतलब क्या होता है, कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन के एक्स, है ना। मतलब आपको ग्राफ किसका बनाना है, आपको माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाना है ना। और माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाना है, तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, जो ये लाल कलर में मैंने बनाया है। तो आपको पलटना है, उल्टा बनाना है, तो जो पॉजिटिव है ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसी को देखो, अगर इसमें आपसे x बराबर 0 पर बनवा लिया, मतलब आपसे बोल दिया कि x बराबर 0 है, ये देखो यहां पर x बराबर 0 पर आपको बताना है कि कैसा पैटर्न बनेगा। तो x बराबर 0 पर जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे, आपको क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा टी। मतलब अभी आपको साइन का ग्राफ बनाना है, तो साइन का ग्राफ जैसा बनता है बिल्कुल वैसा सीधा पैटर्न अपन बना देंगे ऐसे। कभी को क्या होता है, ये पलट दिया जाता है, जैसे अभी लिखा हुआ है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, कभी को इसको पलट के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दिया जाता है। ये ध्यान देना पड़ेगा अपने को। और के एक्स माइनस ओमेगा टी में क्या हो जाएगा, कि यहां पर ओमेगा टी तो माइनस का है और के एक्स प्लस का है, तो अगर यहां पूछा जाए कि टी बराबर 0 पर कैसा ग्राफ बनेगा, तो टी बराबर 0 रखने पर आपको साइन के एक्स का ग्राफ बनाना है, ऐसा। और अगर एक्स बराबर 0 पर बात की जाए, तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है, पलट जाएगा। जैसे आपने इसमें ओमेगा टी और के एक्स को पलट दिया, बिल्कुल वैसे ही ये ग्राफ भी पलट जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन के पर्पज से, कुछ अलग कुछ भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल, जो पहले जैसे पहले बन रहे थे उसके पलटे हुए ग्राफ अपने को बनाने। आगे बढ़े। देखो, इस सवाल को अब हम समझते हैं, ये सवाल क्या कहना चाहता है, किस तरीके की बातें यहां से और हम सीख सकते हैं। बेसिक बेसिक चीजें हैं, सीखते जाते हैं अपन। इसमें कहा, एक रस्सी में बाएं से दाएं की ओर गति कर रही प्रगामी तरंग की बात करनी है। तो बाएं से दाएं मतलब समझ गए, कि ऐसी तरंग जो धनात्मक एक्स अक्ष की ओर संचरित हो रही हो। हाँ या ना। और धनात्मक एक्स अक्ष में संचरित होती तरंग के लिए, जब अगर आपसे कभी को पूछा जाए समीकरण क्या लिखोगे, तो आप यही तो लिखोगे ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही लिखेंगे।
अब इसमें एक चीज अपने को ये देखनी है कि जब आप y और x का ग्राफ यहां पर बना रहे हैं, y और x का ग्राफ आप यहां पर बना रहे हैं, और इस y और x के ग्राफ में क्या बोलना चाह रहे हो अमृतांश? साइंस विपरीत मतलब? अच्छा ओके, 1+1 - बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखना, जब यहां पर इस तरीके की स्थिति आती है तो आपको क्या समझना है, बिल्कुल यहां पर आपको क्या समझना है कि जैसे 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 x आगे बढ़ता है, यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा, कलाकोण क्या लिख सकते हो बेटा आप यहां पर इस तरीके की स्थिति में? कलाकोण आपको क्या लिखने को मिलता है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो लिखा है ना अपन ने। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा ये कलाकोण क्या होगा? घटेगा, हाँ या ना? जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा इस कलाकोण का मान क्या होगा? घटेगा। बोलो हाँ कि ना? आप देख लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, x जितना बड़ा होता जाएगा, x जितना आगे आप लेते चले जाओगे, इस x को जितना 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 आप इंक्रीज करते जाओगे, इसका कला कोण जो है ये थीटा जो है ये उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि a और b में से ये तुलना करो कि दोनों में से किस कण पर कला कोण बड़ा है और किस कण पर कला कोण छोटा है, तो मुझे ये बताओ कि a और b में से किसका x बड़ा है? तो आप कहेंगे सर b का x बड़ा है। और अगर b का x बड़ा है तो b का कला कोण जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। सही बात। दीपेश कह रहा है साथ में टाइम भी तो बढ़ेगा। बेटा ये उस तरंग का किसी समय टी पर फोटो है। आप जब भी तरंग बनाते हैं ना, तो उस तरंग के फोटो में या तो समय को नियत मानना पड़ता है या फिर एक्स को नियत मानना पड़ता है। आपने तरंग का फोटो खींचा यानी किसी क्षण, मोहम्मद आमिर कह रहा है हमेशा शुरुआती पॉइंट का। बेटा शुरुआती नहीं है, ये जितना बाद में ये कण आएगा उतना उतना बाद वाला कण है ये जो ए कण है ना ये बाद वाला कण है। शुरुआती कण तो आगे संचरित हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर भाई समझ गया ना? जो जितना लेट है ना वो बाद वाला कण है, शुरुआती वाले कण तो कहां जा चुके हैं? आगे जा चुके हैं। और जो जितना आगे का कण होगा उसका कलाकोण उतना छोटा होगा। करवित जैन ने बिल्कुल सही बात यहां पे कही है कि अगर ये तरंग -x दिशा में संचरित हो रही होती तो आंसर उल्टा होता। बिल्कुल सही बात है, पर यहां फिलहाल अपन कंफ्यूज नहीं होते। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक साथ बहुत सारी बातें हो जाएंगी। पहले थोड़ा थोड़ा आराम आराम से अपन बात करते हैं, ठीक है? तो यहां से आपको जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए और बी आप पढ़ो कि किस बिंदु पर ए और बी में से किस पर कला अधिक होगी। ए और बी में से किस पर कला अधिक होगी? ए पर। तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पर कला बी पर कला से अधिक होगी, हाँ या ना? इसके बाद सी और डी की बात करते हैं। इसके बाद सी और डी की बात करते हैं कि कौन सा कण ऊपर गति करेगा और कौन सा कण नीचे गति करेगा। इसका बहुत बढ़िया पैटर्न मैंने आपको सिखाया भी था, मैं फिर से आपको यहां पर ये दिखा भी देता हूं। कि ये जो तरंग है, आप इस तरंग को देख रहे हो कि ये तरंग आगे की ओर गति कर रही है। जब तरंग आगे की ओर गति करेगी तो आपको यहां पर ये समझ में आएगा कि ये कण बी जो है ये किस तरफ गति करेगा? ऊपर की ओर। और ये कण ए किधर गति करेगा? नीचे की ओर। क्योंकि बी पर क्या आना बाकी है? श्रृंग।
भाई बी पर पीछे से कौन आने को तैयार है? भाई ऐसा है ना, लहर है लहर। अब मान लो आप समुद्र में खड़े हो और पीछे से एक लहर आ रही है और आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे ही लहर आपको आएगी ये लहर आपको किधर ले जाएगी? ऊपर। और जैसा मान लो ऐसे गहरा गड्ढा टाइप से आपके पास आएगा, तो जब गहरा गड्ढा टाइप से आपके पास आएगा तो आप भी किधर जाओगे? उस गड्ढे के साथ, गहराई गहराई में। अगर एक ऊंची लहर आपकी तरफ आती है तो वो ऊंची लहर आपको भी ऊपर उठाएगी, और एक अगर गहराई वाली लहर आपकी तरफ आती है तो वो गहराई वाली लहर आपको भी गहराई में खींच लेगी। समझ गए? तो बी के पीछे से क्या आने को तैयार है? एक ऊंची लहर आने को तैयार है, तो बी को किधर लेके जाएगी? ऊपर। और जब लहर पार कर जाएगी ऊंचाई, जब वहां से श्रृंग पार कर जाएगा, तो श्रृंग के बाद बिंदु ए पर, अब बिंदु ए की क्या स्थिति है कि बिंदु ए से श्रृंग पार कर चुका है, जबकि बिंदु बी पर श्रृंग आना बाकी है। रिपीट कर रहा हूं कि बिंदु बी पर श्रृंग आना बाकी है, इसलिए बिंदु बी ऊपर जाएगा। और बिंदु ए से श्रृंग पार कर चुका है, तो श्रृंग पार करने के बाद क्या आएगा? गर्त, यानी बिंदु ए को किधर लेके जाएंगे? नीचे। और बिंदु बी को किधर लेके जाएंगे? ऊपर। तो बिंदु ए जो होगा वो किस तरफ गति करेगा? ऊपर की ओर। गलत बात है। बिंदु बी किधर गति करेगा? ऊपर की ओर। तो यहां से एक तो फर्स्ट ए और डी सही हो जाएगा, और ए और डी यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है बात? हाँ, ए नीचे जाएगा ना, बिल्कुल। इसीलिए तो अपन ने सी गलत कहा है ना। हाँ, सी को इसीलिए तो अपन ने गलत लिखा है, इसमें सी में लिखा हुआ है कि ए ऊपर की ओर गति करेगा, तो हमने यहाँ क्रॉस बनाया है। नहीं क्या? ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? तो आप देखेंगे यहां एक तो प्लस है, एक माइनस है, तो तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी प्लस एक्स। तरंग की प्रकृति, तो तरंग संचरण की दिशा है प्लस एक्स, और कण के कंपन की दिशा है वाई। तो वी ओ पी परपेंडिकुलर डी ओ पी, तो अनुप्रस्थ। आयाम कितना हो जाएगा? 10। इकाई जो भी है वो मैं इकाई लिख देता हूं, 10 इकाई।
अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स। बेटा लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल तो अनुदैर्य होता है। देखो यहां से कल्पना करेंगे, तुलना करेंगे तो टी का जो गुणांक होता है ये क्या होता है, ओमेगा। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 200 पाई। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा 200 पाई, पाई से पाई 1/100, 0.01 सेकेंड। तरंग की चाल, अच्छा यहां से n निकाल सकते हैं अपन, ओमेगा से n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 100। और तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले k निकाल लो, k बराबर पाई बटे 9। k बराबर पाई बटे 9। और k को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा पाई बटे 9। पाई से पाई काट दो और लैम्डा बराबर 18 आ जाएगा। इकाई बता देता हूं चलो मैं। जो ये x है ना, ये x है सेंटीमीटर में, ये y भी सेंटीमीटर में। तो आयाम की इकाई भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। और ये लैम्डा भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो तरंग की चाल v बराबर n लैम्डा। तो n है 100, लैम्डा है 18, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कण का अधिकतम वेग v मैक्स बराबर ओमेगा ए। तो ओमेगा अपना कितना है, 200 पाई, और ए कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2000 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 200 पाई या 20 पाई, सॉरी 20 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनुप्रस्थ समतल प्रगामी तरंग जिसका आयाम 0.2 सेंटीमीटर है। तो आयाम दे दिया और बता दिया कि वो प्लस एक्स दिशा में संचरित हो रही है, ये भी बता दिया। तरंग की चाल v भी दे दी गई है और तरंग दैर्घ्य भी अपने को दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर लैम्डा। और ये भी बता दिया कि अनुप्रस्थ समतल प्रगामी तरंग है ना। अब अपने को बताना है कि उस समतल प्रगामी तरंग की समीकरण क्या है। जो चीज आप नहीं जानते उनको वैसा का वैसा ही छोड़ देना। जैसे फाई नहीं जानते तो फाई को वैसा का वैसा ही छोड़ देना, फाई को फाई रहने देना। बाकी कोशिश करें कि उस समतल प्रगामी तरंग की समीकरण को मोटा मोटा आप एक इंफॉर्मेशन में लिख पाए।
देखिएगा, आपको एक तो आयाम यहां पर साफ साफ दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो आपने आयाम की जगह पे लिख दिया 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें होता है साइन। आपने देखा कि प्लस एक्स दिशा में संचरण है, तो आपने यहां पर लिख दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ के ना। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, के कैसे निकालेंगे, ये दो चीजें हमारे जहन में आएंगी। तो मुझे अगर के निकालना है तो किसकी मदद से निकालूं, बता सकते हो? तो मैं निकाल सकता हूं के बराबर 2 पाई/लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2 पाई, और लैम्डा कितना है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/30, और ये सेंटीमीटर रह जाएगा नीचे, तो रेडियन प्रति सेंटीमीटर। ये तो हो गई अपनी के की वैल्यू। इसके अलावा मुझे ओमेगा भी निकालना पड़ेगा, ये तो निकाल ही लिया, ओमेगा भी निकालना पड़ेगा। ओमेगा को कहां से निकालू? तो v बराबर ओमेगा बाई की। v कितना है 360 सेंटीमीटर पर सेकंड, 360 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ओमेगा जो यहां पर है ये ओमेगा निकालना है मुझे। और के का मान क्या है, के का मान है पाई/30। तो 0 से 0 काट दो, और ये 3 से 12 बार काट दो, तो ओमेगा आ जाएगा 12 पाई रेडियन पर सेकंड। तो यहां से ये अपन ने ओमेगा भी निकाल लिया, 12 पाई रेडियन पर सेकंड। अब अपन यहां पर रख देते हैं ओमेगा की जगह 12 पाई t माइनस पाई/30 x+5। ये आपकी जनरल समीकरण बन गई मोटी मोटी। ये आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो 0.2 मैं चेक कर लेता हूं। अमृतांश 0.2 12 पाई-पाई x/30 बिल्कुल सही है। हाँ, फिर ऐसे ही छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यश बिल्कुल ठीक है। सक्षम ठीक है। इसके अलावा 12 पाई t माइनस बिल्कुल सही है दीपेश। ये 0.02 नहीं बेटा दीपेश, 0.2 होगा, आपने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दिया। कल्पना बिल्कुल सही है, भावना, आमिर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे पढ़ें, इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें।
लैम्डा 7, इसमें क्या कहा है, एक अनुप्रस्थ तरंग में फिफ्थ व नाइन्थ श्रृंग की केंद्रीय विक्षोभ, तो केंद्रीय विक्षोभ किसको मानेंगे, ये सेंटर हो जाएगा ना, x बराबर 0, और यहां से फिफ्थ श्रृंग की दूरी, यानी अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो यहां से यहां तक की ये दूरी जो है ये कितनी है, 35 सेंटीमीटर। और नाइन्थ, तो अगर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये यहां से छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नवा है, तो यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी हो जाएगी 9वें तक की, ये कितनी हो जाएगी, 63 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक का जो अंतर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि पांचवें श्रृंग से छठा श्रृंग लैम्डा, फिर ये लैम्डा, फिर ये लैम्डा और फिर ये लैम्डा, तो टोटल 4 लैम्डा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 63 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बराबर 7 सेंटीमीटर। सही बात समझ में, हाँ या ना भाई, आप तो यूं देख लो ना कि एक श्रृंग से अगला श्रृंग लैम्डा होता है, तो पांचवें से छठा, छठे से सातवां, सातवें से आठवां, आठवें से नौवां, ये 4 लैम्डा के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 63 माइनस 35 है, 28 सेंटीमीटर। फिर दूसरा ये भी कह रहा है कि पांचवें से 9वें श्रृंग तक जाने में 2 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब कितनी दूरी चलने में, 28 सेंटीमीटर चलने में 2 सेकंड, तो वेग बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी यहां से सॉरी दूरी बटे समय, तो यहां से हमसे कह दिया वेग बराबर दूरी, दूरी कितनी चलानी है, 28 सेंटीमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा वेग, 14 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और आवृत्ति अगर निकालनी है तो क्या करें, v बराबर एन लैम्डा, तो v है 14 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, n मुझे ज्ञात करना है, लैम्डा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 से ये 2 बार काट देंगे और n आ जाएगा 2 हर्ट्ज। आगे बढ़े, ये एक और सवाल है, ये अपना इलस्ट्रेशन का सवाल है बेटा। पुराने मॉड्यूल में तो ये इलस्ट्रेशन 3 हुआ करता था, अभी नए का अपने को ध्यान नहीं है, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, इन्हीं में से कुछ होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, ये सवाल थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, तो इसीलिए अपने को बारीकी से इसे ध्यान से समझते हुए बात करनी है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं। एक रस्सी है, और इस रस्सी के इस सिरे को पकड़ के एक आदमी विक्षोभ उत्पन्न करता है, और जैसे हमने कहा ना तरंग कैसे निर्मित होती है, वो तरंग निर्मित करने के पूरी डिटेल प्रोसेस इसमें दी हुई है। ध्यान से सुनना, पूरी डिटेल कट टू कट एक एक चीज इसमें दी हुई है कि एक आदमी अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाकर एक रस्सी से सममित स्पंद उत्पन्न करता है। शुरुआत t बराबर 0 पे हुई। अब ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा है ये बंदा, ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या करना चाह रहा है कि t बराबर 0 पर रस्सी का वह सिरा जो उसके हाथ में है वह उसे नीचे की ओर गति कराता है।
और अगर t बराबर 0 पर वो अगर उसे नीचे की ओर गति कराता है, तो मुझे बताइए कि सबसे पहला आकार जो उत्पन्न होगा वो शृंग उत्पन्न होगा या गर्त? गर्त। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक, गर्त। और अगर सबसे पहला आकार उसमें गर्त उत्पन्न होना है, फिर गर्त के बाद बनेंगे जो भी बनेंगे, गर्त के बाद फिर शृंग, फिर गर्त, फिर शृंग, फिर गर्त, फिर शृंग, फिर गर्त, है ना? दूसरी बात, जो रस्सी पर स्पंद है उसकी चाल भी दे रखी है, 3 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड। और आदमी के हाथ जो है ना वो प्रति सेकंड 6 बार माध्य स्थिति से गुजरता है। अब आप जानते हैं माध्य स्थिति से एक चक्कर में कितनी बार हम गुजरते हैं? 2 बार, हाँ या ना? अगर 6 बार गुजर रहे हैं मतलब कितने चक्कर हो गए? एक चक्कर में 2 बार, तो 6 बार गुजरने का मतलब कितने चक्कर? 3 चक्कर। और एक सेकंड में 3 चक्कर मतलब आवृत्ति कितनी हो गई? 3, हाँ या ना? ध्यान से समझना, जैसे ये माध्य स्थिति है, मैं इसको लेके गया नीचे, 1 2 और एक चक्कर पूरा, यानी 2 बार निकला तो एक चक्कर, फिर 2 बार और निकला यानी टोटल 4 बार निकला तो 2 चक्कर, और टोटल 6 बार निकला तो 3 चक्कर। और एक सेकंड में 6 बार निकलना मतलब एक सेकंड में 3 चक्कर, और एक सेकंड में 3 चक्कर मतलब आवृत्ति 3। सही। और उसके बाद क्या कह रहा है? रस्सी पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु किस समय में इसकी उच्चतम स्थिति पर पहली बार पहुंचेगा? अब ध्यान से सुनना बात को। सबसे पहले आपने जो भी तरंग उत्पन्न कराई, इस तरंग का कुछ आकार ऐसा होगा, हाँ या ना? और यहां पर कहीं पर ये 3 मीटर दूरी का बिंदु है, यहां पर x बराबर 3, मैं लिख देता हूं, यहां पर कहीं पर एक बिंदु है x बराबर 3। अब गौर से यहां पर अपनी नजरें घुमाना, कि जब ये तरंग यहां पर आ रही होगी, यहां से आगे चलती जा रही है, 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 तो जब ये तरंग सबसे पहले यहां पर 3 मीटर तक पहुंचेगी, कहां से? यहां से स्टार्ट होकर सबसे पहले ये 3 मीटर तक पहुंचेगी, तो ये 3 मीटर पर मौजूद जो कण है ये किस तरफ गति करेगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले ये गर्त की तरफ गति करेगा, हाँ कि ना? क्योंकि सबसे पहले उसे क्या बनाना है? वहां पर गर्त बनाना है, क्योंकि वहां पर एक गर्त रूपी आकार चलता चला आ रहा। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? सबसे पहला काम अपन ने ये किया कि सबसे पहले हमने यहां से जो भी तरंग है, इस तरंग को t बराबर 0 से जब चलाना शुरू किया, तो ये तरंग यहां से चलती 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 3 मीटर पर पहुंची। तो यहां से शुरुआत होकर 3 मीटर तक पहुंचने में उसे समय लगेगा कुछ, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? 3 मीटर, और चाल कितनी? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से एक सेकंड में तो ये तरंग यहां से यहां तक पहुंचेगी, और यहां से यहां तक पहुंचने के बाद ये क्या करेगी? सबसे पहले किधर गति करेगी? नीचे। आपको ये कण कहां चाहिए? सबसे पहले उच्चतम स्थिति पर, हाँ कि ना? पर आपने पहले बनाया क्या है? यहां पर गर्त, और गर्त बनाया है तो ये कण पहले किधर जाएगा? नीचे। कहां से? माध्य स्थिति से। कहां? नीचे। तो माध्य स्थिति से नीचे जाने में इसे समय कितना लगेगा? t/4, हाँ कि ना? फिर दोबारा माध्य स्थिति पर आएगा तो कितना समय लगेगा? फिर दोबारा माध्य स्थिति पर आएगा तो कितना समय लगेगा? एक और t/4। और जब ये कण यहां सबसे उच्चतम स्थिति पर पहुंचेगा तो कुल समय कितना लग जाएगा? 3t/4। और ये बिंदु है जो हमें यहां सवाल में चाहिए।
यानी हमारा कण गति करते हुए हमें सबसे पहली बार उस उच्चतम बिंदु पर चाहिए। तो पहले तो तरंग को t बराबर 0 से कहां लेके आऊंगा, यहां तक। उसमें कितना समय लग गया मुझे, 1 सेकंड। और 1 सेकंड के बाद कण दोलन करके उच्चतम बिंदु पर जाने में और कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा, तो 3t/4। t का मान कितना है, t बराबर 1/n, यानी t का मान है 1/3। तो आपने यहां से कुल समय लिख दिया, कुल समय लिख दिया 1 सेकंड प्लस 3/4, और t की जगह 1/3। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4, यानी 5/4 सेकंड। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? तो ऐसा नहीं है इस सवाल में बहुत कुछ। एक मिनट, एक डाउट आया है सर, पहले गर्त बनेगा या श्रृंग, ये कैसे निकाला? बेटा ये लिखा हुआ है ना सवाल की लैंग्वेज में, कि वह सिरा जो उसके हाथ में है नीचे की ओर गति करता है, कहां, t बराबर 0 पर। और अगर सबसे पहले वो अपने हाथ को माध्य स्थिति से नीचे की ओर लेकर जाता है, माध्य स्थिति से नीचे की ओर अगर लेके जाता है, तो क्या समझ आता है, तो गर्त बनेगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़ो और बताइए जानकारियां। बेटा आखिरी क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता ना, तरंग कब खत्म हो गई ये हम तो जानते ही नहीं है ना। आखिरी हमेशा गर्त हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ये एक लगातार चलने वाली एक एक पैटर्न है, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त चलते चले जा रहे हैं। आखिरी का अपने को आइडिया कैसा लगेगा कि अंत कब हुआ, अपने को तो सवाल से मतलब है। तरंग की चाल निकालनी है आपको तो बेटा। दीपेश, हिमांशु 1/8, 1/8 पता नहीं, 1/8 तो नहीं हो सकता शायद से। 8 आएगा। 1/8 वाले कंफ्यूज हो गए बेटा, ये भी देख लो कि ओमेगा किधर है, टी के किधर है है ना। ये देखो ये तो क्या लिखा हुआ है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक तो के होता है ना बेटा, तो के यहां से कितना है, 0.5 पाई। और ये क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना है, 4 पाई। हाँ के ना। और हमें क्या निकालना है, वेग। तो v बराबर ओमेगा बटे के। तो ओमेगा मतलब 4 पाई, के मतलब 0.5 पाई। तो पाई से पाई काट दो, आ जाएगा 8। और जो भी यहां से एक्स की इकाई है, अगर ये सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
और अगर x मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये देख लेना, मैंने x सेंटीमीटर लिख दिया तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हो। अगर मैं x को मीटर में लिख देता तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता। ठीक, एक और क्वेश्चन। ये एसएचएम में जैसा मैंने बताया था ना, वैसे ही इस पूरी को आप सिंगल एक जैसा कंसीडर कर लेना। ये तो हो गई आपकी कला। और अपने को बताना है कलांतर। ना 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 ना, पाई/3 नहीं है बेटा। पाई/3 नहीं है। बिल्कुल पाई/6। पाई/6। पाई/6 होगा बेटा। क्योंकि हमने क्या सीखा है कि कॉस का मतलब क्या है? कॉस का मतलब है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2। क्या बोलते हो? तो अगर इसको अपन इस तरीके से बनाते हैं तो ये कॉस वाले को कहां व्यक्त किया जाता है? इस जगह 90 डिग्री पे, पाई/2 पे। और ये वाला साइन का, इसका प्रारंभिक कला कोण 0 डिग्री, यहां तो साइन बनेगा, यहां कॉस बनेगा। और ये साइन से कितने प्रारंभिक कला कोण पर है? पाई/3। यानी पहला यहां पर है और दूसरा वाला तरंग समीकरण यहां पर है। और आपको बताना है ये वाला कलांतर। या यूं भी कह सकते हो कि कुल मिला के डेल्टा फाई बताना है, तो आप लिख सकते हो पाई/2 माइनस पाई/3। है ना? और ये कितना आ जाएगा? पाई/6 या फिर 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे करें, इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें। सही है, बिल्कुल सही है।
ये जो लिखा है ना, ये रेडियन में लिखा हुआ है, तो परेशान मत हो ना कि ये कोण इतना छोटा कैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई/2 नहीं होगा गर्वित बेटा, दोबारा दिमाग लगा। तुरंत इस कॉस को क्या लिख लोगे आप, ए, और कॉस को लिख लोगे साइन, और ये लिख लोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2। और जब अपने को यहां से कलांतर निकालना है तो आप क्या कर दोगे, पाई/2 माइनस 0.57। हाँ या ना? भाई यहां पर ये φ1, यहां पर ये φ2, तो डेल्टा फाइ इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। अब पाई/2 पाई कितना होता है, 3.14/2 माइनस 0.57 होता है कि नहीं होता पाई, 3.14। 3.14/2 करेगी तो कितना आएगा, 1.57। तो कितना बचेगा, बात समझ आ रही है? चलिए, यहां माध्यम के कण के वेग की बात करनी है, माध्यम के कण का वेग वीपी। इसका मतलब क्या है कि बेटा आपने ये तो सीखा कि जब तरंग संचरित होती है तो हर कण अपनी जगह पर गतिशील होता है। आपको मैंने एक एक रफ आइडिया दिया अभी। रफ आइडिया कैसा, मैंने कहा कि कोई कण ऊपर गति करेगा या नीचे गति करेगा। आपको अभी प्रॉपर सेटलमेंट उसका पता नहीं लगा, अब डिटेल में जानेंगे बेटा। काफी लोगों ने सोचा होगा कि सर कण ऊपर गति कर रहा है, नीचे गति कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। तो मैंने इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया बेटा, मैंने सिर्फ हल्का हल्का आइडिया दिया, क्योंकि मुझे पता है अभी अपन दोबारा से इसको पढ़ेंगे और दोबारा से इन चीजों को विस्तार से जानेंगे। तो कब कोई कण किधर गति करता है, मैंने आपको जो चीज प्रॉपर आइडिया दिया उस पर मैंने सवाल भी कराए कि तरंग आगे गति करती है या पीछे गति करेगी। इसका मैंने आपको पूरा का पूरा एक डिटेल सिचुएशन आपको सिखा दी कि कब तरंग की गति हमें आगे नजर आएगी, कब समीकरण उसकी पॉजिटिव में बनेगी, कब नेगेटिव में बनेगी, पॉजिटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब क्या, प्लस कब माइनस कब, ये सब अपन ने देखा। अब कण ऊपर कब गति करता है, नीचे कब गति करता है, इसके लिए हम डिस्कशन यहां पर आपको सिखाना चाहते हैं बेटा। ठीक है, ये अपना अगला डिस्कशन है कण की ऊपर और नीचे की गति को पहचानने के लिए। ठीक, इसमें क्या करना है कि क्या सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या है इसकी जनरल समीकरण। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी तरंग समीकरण की बात होती है ना, तो तरंग समीकरण में आप देखते हैं y बराबर ए साइन ओमेगा टी में इसमें दो चर हैं, एक तो t और एक x, दो चर हैं यहां पर। यानी लगातार हर अलग अलग कण के लिए x अलग अलग होता है, मतलब x अलग अलग मतलब x अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न कणों के लिए बात।
टी अलग अलग मतलब अलग अलग क्षणों पर बात। मतलब अगर समय बदल रहा है तो हम अलग अलग क्षण के लिए बात कर रहे हैं, और एक्स बदल रहा है मतलब हम अलग अलग कणों के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, और एक साथ एक सवाल में दोनों कभी एक साथ नहीं बदल सकती, क्योंकि हम समझा ही नहीं पाएंगे कि सवाल का नतीजा क्या निकलेगा। तो अगर वो एक्स को बदलेगा तो समय टी को नहीं बदलेगा, यानी जब एक्स परिवर्ती रहेगा तो टी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब टी बदलेगा तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बात समझ आई कि नहीं? ये लेना पड़ेगा हमें, हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक साथ जो दो चरों के साथ हम नहीं खेल सकते बेटा। एक साथ दो चरों के साथ अपन खेल ही नहीं सकते। जब भी सवाल के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें एक्स वेरिएबल लेना है या टी वेरिएबल लेना है। ठीक, जैसे यहां पर हमने कहा कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, कि जब हम डेल वाई बाय डेल टी की बात करते हैं, इसका डेल वाई बाय डेल टी का मतलब होता है कि आपने टी को चर माना है, और जैसे ही टी को चर माना है, एक्स क्या मान लिया गया, कांस्टेंट। यानी किसके साथ आप अवकलन करना चाहते हैं, समय के साथ आप अवकलन करना चाहते हैं, एक्स को नियत मानते हुए। तो आपने क्या लिखा, ए अपनी जगह पे लिख दिया, साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस, और ये ओमेगा टी माइनस प्लस माइनस के एक्स पूरा पूरा अपनी जगह पे हो गया। और आपने किसको, टी को चर माना है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, टी को चर माना है तो ओमेगा यहां पर आगे गुणा हो जाएगा, और एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, जीरो। एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, जीरो। तो जो टी चर है उस चर का गुणांक यहां पर ओमेगा आगे आ जाएगा। सही। और किसको कांस्टेंट माना, एक्स को कांस्टेंट माना, और एक्स को कांस्टेंट का मतलब है अपने को किसी एक कण के लिए ही बात करनी है, क्योंकि एक्स कांस्टेंट मतलब आप अलग अलग कणों के लिए बात नहीं कर रहे, एक ही कण के लिए बात कर रहे हैं। और अगर एक ही कण के लिए बात कर रहे हैं तो ये डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेग। भाई होता क्या है, डी वाई बाई डी टी वेग होता है, तो ये किसी कण के वेग की बात हो गई, कण का वेग। ये किसी कण का वेग आपने निकाल लिया, वीपी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और यहां से आप ये भी जानते हैं कि कण का अधिकतम वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो मोटी बात यहां पर ये है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि एक्स और टी अलग अलग का मतलब आपको समझ में आना जरूरी है। समीकरण ज्यादा रटनी नहीं है, डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, समीकरण रटनी नहीं है अपने को। बस अपने को ये समझ आना चाहिए कि टी चर होगा या एक्स कांस्टेंट होगा, इस बात का मतलब क्या है। तो एक्स कांस्टेंट मतलब किसी एक कण की आप बात कर रहे हैं, उस पूरी तरंग में से आपने एक कण को चुन लिया है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी समीकरण है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस की एक्स, जब अपन ने यहां पर जब हमने एक्स को नियत व टी को चर माना, तो यहां से हमें क्या मिला, वीपी मिला, कण की चाल मिली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, अब यही काम अपन इसी समीकरण का क्या करने वाले हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन का क्या मतलब है, एक्स को चर व टी को नियत।
और x को चर और t को नियत मानने पर यानी डेल y बाय डेल x करने पर अपने को क्या मिलेगा? तो अपने को यहां पर अवकलन मिलेगा, a का अवकलन अपनी जगह, साइन का अवकलन cos, साइन का अवकलन cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और जो यहां पर इस x का गुणांक है, अभी कौन चर है? x चर है, x चर है, तो x का गुणांक यहां पर बाहर आएगा। पहले कौन चर था? पहले ये t चर था, तो पहले t का गुणांक बाहर आया था। हाँ, मतलब यहां पर क्या होगा, ये जो डेल y बाय डेल एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि आपको अगर ग्राफिकली समझाऊं, मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ये किसी क्षण पर तरंग का फोटो हो गया, किसी अलग अलग क्षण पर नहीं, एक क्षण पर बात कर रहे हैं। टी नियत मतलब किसी क्षण टी पर तरंग का फोटो, यानी अब यहां पर आपको चलती हुई तरंग नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तरंग चल नहीं सकती ना, आपने टी को नियत मान लिया, समय रोक दिया, और उस क्षण पर आपको ये तरंग का फोटो नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी जब भी आपको ये y और x का ग्राफ दिया जाएगा तो समझ जाइएगा कि यहां पर t क्या है? कांस्टेंट लेकर, क्योंकि आपको वीडियो थोड़ी ना देगा, जब सवाल देगा तो फोटो देगा ना। फोटो और वीडियो में डिफरेंस समझते हैं बेटा? फोटो और वीडियो में डिफरेंस समझते हैं? फोटो किसी क्षण का होता है, हाँ या ना, जिसमें आपको एक रुकी हुई चीज नजर आती है जो उस क्षण पर दिखाई गई थी, और वीडियो में लगातार वो चीजें बदलती जाती है, यानी समय नियत नहीं रहता, समय आगे 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 बढ़ता चला जाता है। तो ये जो दूसरी वाली कहानी है, ये दूसरी वाली कहानी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वीडियो को। और ये जो पहली वाली कहानी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोटो को। उल्टा कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, टी नियत है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? फोटो, और ये क्या हो जाएगा? वीडियो। पर उस वीडियो में से भी हमें क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये पूरा वीडियो ही है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये वीडियो है। हम यहां पर क्या क्या कहते हैं कि वीडियो में तो पूरे कण दिखेंगे, हम तो एक कण की बात कर रहे हैं, एक कण के लिए वीडियो, है ना। तो यहां पर अपन को y और x का जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें t कांस्टेंट है, और t कांस्टेंट है तो अपने को क्या मिलेगा? d डेल y बाय डेल x। ये जो डेल y बाय डेल x लिखने का मतलब है ना बेटा, ये डेल y बाय डेल x, इसे कहते हैं आंशिक अवकलन। ये होता वैसा ही है dy बाय dx जैसा ही, पर ये होता है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है? आंशिक अवकलन का मतलब होता है, आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि आपने दो चरों में से किसी एक चर को चर माना है और दूसरे को नियत माना है। मैं रिपीट करता हूं, आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि आपने दोनों में से दो चर, यहां कौन कौन से? टी और एक्स। अगर यहां पर डेल वाई बाय डेल एक्स लिखा है, मतलब आपने चर किसे माना है? एक्स को चर माना है, एक्स को चर माना है, और टी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कांस्टेंट। और डेल वाई बाय डेल टी है, यानी आपको टी को चर माना है और एक्स क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कांस्टेंट।
क्लियर हुआ मैटर, है ना? यहां से अपन आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहां से इन बातों को एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा और फिर अपन अगले लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। होमवर्क में आप कहां तक कर सकते हैं? आप बिगिनर बॉक्स 1 तक पूरा कर लेना, और एक्सरसाइज 1 में कहां तक हो जाएगा? एक मिनट, मैं मॉड्यूल है मेरे पास। हाँ, अभी इसका अंतर हम अभी कंक्लूड नहीं किया, इसलिए ऊपर नीचे वाला अभी पूरा नहीं हो पाएगा दीपेश, है ना? क्लियर हुई अभी? मतलब अब इस चीज को कंप्लीट करूंगा ना तो अपने को समझ आएगा, ठीक है? वो चीज थोड़ी समय लगता है चीजों को समझने में, इसलिए दिक्कत आती है। आप कहां तक कर सकते हैं ये हम बात कर लेते हैं। चलो मैं बताता हूं, पर इसका फिर से सीक्वेंस अलग होगा यार इस मॉड्यूल का। कोई ना, आप बिगिनर बॉक्स 1 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 1 में आप चैप्टर भी तो बहुत बड़ा ही है। एक्सरसाइज 1 में 26 तक है, 26 तक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, 26 तक एक्सरसाइज 1 में आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।